हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए तीन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फिर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन और लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। इन तीनों स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट जो कि शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है और फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन है, पिछली दो वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके फंड फ्लो स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी वीडियो फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड मिल जाएगी। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो आपको मैंने बताया है, उसके अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, ये इसका फॉर्मेट होता है, ये मैं वीडियो में समझा चुका हूँ। उसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे बनता है ये भी है, ये भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हमारा फोकस जो होगा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट पे होगा, जो कि तीसरा है और आखिरी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको दो साइड लेनी पड़ती है। एक लेफ्ट साइड जिसको हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड्स कहेंगे और सोर्सेज ऑफ फंड्स को इसमें लिखेंगे, और राइट साइड जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड्स लिखेंगे। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स में कौन कौन से आइटम होते हैं इनको जान लीजिए, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में कौन कौन से आइटम होते हैं इनको समझ लीजिए। सोर्सेज ऑफ फंड्स में सबसे पहले फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन लिखना होता है। ये वही फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन है जिसको आपने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में सीखा है, जो हमारी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने का पूरा एक तरीका है। इस वीडियो को आप पूरी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए, तो ये जान जाएंगे आप कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है। अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाला और ये पॉजिटिव आ रहा है, तब तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स में। अगर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाला और वो निगेटिव आ रहा है, तो उस केस में ये निगेटिव वाला, निगेटिव का मतलब क्या रहा है कि ये जो लेस वाला आइटम्स है ये ज़्यादा है इस ऐड वाले आइटम से, तो निगेटिव आ जाएगा। और जब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निगेटिव आ जाएगा तो इसको इधर राइट साइड में लॉस फ्रॉम ऑपरेशन लिखा जाएगा, एप्लीकेशन साइड में। तो दोनों में से एक ही आएगा, किसी भी क्वेश्चन में दोनों चीज़ तो हो नहीं सकती है। या तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आएगा पॉजिटिव, या निगेटिव आएगा तो उसको लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। पॉजिटिव है तो सोर्सेज में लिखेंगे, निगेटिव है तो एप्लीकेशन में लिखेंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करे, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो इससे फंड्स का फ्लो होता है और ये इनफ्लो होता है। क्योंकि शेयर अगर इशू किया और उसके बदले में कैश आया तो ये वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देगा ये कैश, और इसके वजह से ये सोर्सेज ऑफ फंड्स होगा। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो या इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, इसको हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड में लिखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर शेयर कोई की इशू किया जा रहा है अदर देन कैश, यानी शेयर इशू किया, जैसे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी बदले में कैश नहीं मंगाती है बल्कि बदले में कोई फिक्स्ड एसेट ले लेती है, तो ऐसे केस में कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा और फिर उसे सोर्सेज ऑफ फंड्स या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहीं नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ उनको लिखा जाता है जिससे फ्लो होता है फंड्स का अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो नहीं लिखा जाएगा। तो शेयर इशू करके अगर कैश आ रहा है तब तो लिखा जाएगा सोर्सेज में, अगर नहीं आ रहा है कैश, बदले में आपने कोई फिक्स्ड एसेट ले रखी है, तो उससे फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको नहीं लिखा जाएगा। और इस बात को ये भी ध्यान रखिए कि अगर शेयर्स को आपने प्रीमियम पर इशू किया है तो वो जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो भी सोर्सेज ऑफ फंड में होता है। तो ये भी कहीं से डाउट ना रहे। मान लीजिए इक्विटी शेयर्स है 1 लाख रुपए का, उसको आपने 1,10,000 में प्रीमियम पर इशू किया है, तो पूरा 1,10,000 जो है प्रीमियम के साथ वो आपका सोर्सेज ऑफ फंड में लिखा जाएगा। और एक बात और ये भी बता दें कि कभी कभी शेयर्स को बोनस शेयर्स के तौर पे इशू किया जाता है। तो अगर बोनस शेयर्स के तौर पे इशू किया जा रहा है तो फंड्स का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बोनस शेयर्स वो होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं उनके डिविडेंड के बदले में। तो बोनस शेयर्स में कंपनी शेयर्स तो इशू करती है मगर बदले में कोई कैश का फ्लो नहीं होता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा। तो अगर बोनस शेयर्स है तो ध्यान रखिए उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से इशू ऑफ डिवेंचर्स भी है। डिवेंचर अगर कंपनी ने इशू किया है और बदले में कैश आया है तो फ्लो ऑफ फंड्स है और ये सोर्सेज होगा और इसको हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है अदर देन कैश, यानी कोई एसेट्स को अक्वायर किया हो और बदले में डिवेंचर इशू किया हो, तो वैसे केस में फिर इसको हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड नहीं कह सकते और इसको फिर नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद है रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। अब इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट भी हो सकता है, या लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, चाहे जिस भी तरीके से लोन हो, लेकिन ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म लोन आप लेंगे तो शॉर्ट टर्म लोन से क्या होगा
कि आपका कैश बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी बराबर अमाउंट से आपका करंट एसेट्स बढ़ेगा और बराबर अमाउंट से करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जब दोनों बढ़ जाएगा बराबर अमाउंट से तो वर्किंग कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट भी आपने 100 बढ़ा दिया और मान लीजिए करंट लायबिलिटी भी 100 बढ़ा दिया, तो दोनों तरफ जो 100 बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में मैं इसको डिटेल में बता चुका हूं कि क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। अगर दोनों चीज बढ़ा दी जाए सेम अमाउंट से तो वर्किंग कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म लोन की अगर आप बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म लोन को हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी वर्किंग कैपिटल पे असर नहीं पड़ता है। हम लॉन्ग टर्म लोन की बात करेंगे, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेगी, इससे फ्लो ऑफ फंड्स होगा, इससे उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी मगर करंट एसेट्स उसका बढ़ जाएगा क्योंकि कैश का इनफ्लो हो जाएगा, तो ये फ्लो ऑफ फंड्स हो जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके पैसा अगर आ रहा है तो वो आपका वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैश आया है वो करंट एसेट्स है, करंट एसेट इंक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को सोर्सेज ऑफ फंड कहेंगे और इसको हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड्स में ही लिखेंगे। नॉन ट्रेडिंग रिसीट्स, नॉन ट्रेडिंग रिसीट्स जो कि ट्रेडिंग रिसीट्स नहीं है, जैसे कि इन्वेस्टिंग रिसीट्स हो, डिविडेंड रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देंगी और इस तरीके से ये सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर आएंगी। अब नॉन ट्रेडिंग रिसीट्स को हम लोगों ने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सक्लूड कर दिया था, निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि नॉन ट्रेडिंग का मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, तो जो नॉन ऑपरेटिंग हम निकाल दिया था उसी को यहाँ पर लिखा गया है। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में से नॉन ऑपरेटिंग को क्यों निकाला था? क्योंकि वो हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए था, सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए था। तो अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम हुई थी तो उसको हमने हटाया था, लेकिन वो सोर्स ऑफ फंड था उसको हमने अलग से यहाँ दिखाना है। इसी वजह से नॉन ट्रेडिंग रिसीट्स के अंदर हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इसको दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ लास्ट में आपने जो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाया था, मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें बनानी होती हैं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो जब आपने ये बनाया था तो इसके अंदर आपको ये लास्ट में इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मिला होगा। अब अगर इसके अंदर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो उसको आपको इधर सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर दिखाना है, वही डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और अगर इंक्रीज हो जाए उसके अंदर तो उसको आपको यहां पर ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर हो रहा है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में से, तो इसको आपको इस साइड में एप्लीकेशन साइड में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिखाना होता है। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की या यूजेज ऑफ फंड्स की बात करते हैं, जिसके अंदर लॉस फ्रॉम ऑपरेशन है सबसे पहला आइटम। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब आप फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकाल रहे होंगे तो उस वक्त अगर ये निगेटिव में आ जाए तो इसको लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, क्योंकि इससे फंड्स का यूज होता है, फंड्स का इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए इसको एप्लीकेशन साइड में लिखा गया है। उसके बाद बाई बैक ऑफ शेयर्स, देखिए जिस तरह से सोर्सेज ऑफ फंड्स में इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। कंपनी कभी अपनी इक्विटी शेयर्स को मार्केट से वापस खरीद लेती है, इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी जब शेयर्स अपने वापस ले लेगी तो क्या होगा, शेयर्स कंपनी के पास आ जाएंगे और उसके बदले में कंपनी पैसा लौटा देगी। तो इससे क्या होगा कि करंट एसेट आपका चला जाएगा, कैश चला जाएगा, और जब से ही करंट एसेट आपका जाएगा आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी और इस वजह से आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो जाएगा, यानी फंड्स का यूज हो जाएगा, फंड्स का इस्तेमाल हो जाएगा। तो बाई बैक ऑफ शेयर से एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी एक मैच्योरिटी होती है, उनकी एक डेट होती है। कोई प्रेफरेंस शेयर्स 5 साल के लिए, कोई 8 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए इशू किया जाता है। तो कंपनी उस मैच्योरिटी के बाद प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर देती है, यानी उनका पेमेंट कर देती है। प्रेफरेंस शेयर्स को लेती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका जो अमाउंट था वो लौटा देती है। इससे क्या होगा, कैश चला जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो जाएगा। रिडम्पशन के केस में कभी ये भी आपको मालूम है कि कंपनी रिडम्पशन प्रीमियम पर भी कर सकती है। मसलन 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन कंपनी जब उसका पैसा लौटा रही है तो हो सकता है वो 110 रुपये लौटा दे, यानी 10 रुपये प्रीमियम के साथ लौटा दे। तो ये 10 रुपये जो प्रीमियम है ये भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, यानी जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे तो 100 नहीं लिखेंगे, 110 लिखेंगे, क्योंकि कंपनी ने लौटाया कितना है, 110 लौटाया है। तो जितना रुपया आपका जाएगा वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन होता है, तो वो अमाउंट जो कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, एक होता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को
इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाना। इसमें क्या होता है, कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एक तरह का शेयर दूसरे शेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसमें वर्किंग कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना कैश का इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। तो एक शेयर अगर दूसरे शेयर में कन्वर्ट हो जाए तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं होगा, ना ही वो सोर्सेज ऑफ फंड होगा, उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई जगह नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। रिडम्पशन और डिबेंचर, ये भी उसी तरीके से, डिबेंचर की भी एक ड्यू डेट होती है, एक मैच्योरिटी होती है। एक ड्यू डेट के बाद, एक मैच्योरिटी के बाद कंपनी डिबेंचर्स का पैसा लौटा देती है। तो जितना भी पैसा कंपनी लौटाएगी वो सारा का सारा आउटफ्लो हो जाएगा, वो सारा का सारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो जाएगा, और उसको हम लोग यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन के अंदर लिख देंगे। और यहाँ भी वही बात है कि अगर कंपनी ने डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे किया है तो वो प्रीमियम भी आपका आउटफ्लो है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, इसलिए उसको भी यहाँ पर जोड़ करके लिखा जाएगा। लेकिन कुछ डिबेंचर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाने की छूट होती है या ऑप्शन होता है। अगर कोई डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर नो फ्लो होगा, यानी ना तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है ना ही सोर्सेज ऑफ फंड है। तो ऐसे शेयर जो कि कन्वर्ट हो रहे हों उनको फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई जगह नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म लोन्स का रीपेमेंट कर देना, जैसे कि रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स आपका सोर्सेज ऑफ फंड में आता है। अगर रीपेमेंट आप करेंगे, लोन आपने लिया है, जाहिर सी बात है उसका कोई पीरियड होगा, उसकी कोई मैच्योरिटी होगी, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो। जब भी आप लोन की अदायगी करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स को जब आप पे करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा और उसे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर रखेंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई एसेट्स अगर आपने खरीदी, फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, करंट एसेट नहीं, फिक्स्ड एसेट्स अगर आप खरीदेंगे तो आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है वो चाहे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, ये आप खरीदेंगे तो आपके पास से जो चीज़ जाएगी वो होगी कैश। तो कैश या बैंक आपका बैलेंस कम हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स आपकी घट जाएगी। जब करंट एसेट्स आपकी घट जाएगी तो आपका आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो जाएगा, और जब आउटफ्लो ऑफ फंड होगा उसे ही एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, लेकिन करंट एसेट्स के लेने पर एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें कोई फ्लो नहीं होता। मिसाल के तौर पे करंट एसेट का एग्जांपल हम लेते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। इन्वेंट्री को अगर आपने खरीदा है तो क्या होगा, इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री के आने पे आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, और आपने उसके बदले कैश दिया है तो कैश क्या है, वो भी करंट एसेट्स है, उतने ही अमाउंट से कैश घट जाएगी। तो अगर मान लीजिए 100 रुपए की इन्वेंट्री आई तो 100 रुपए से करंट एसेट बढ़ा, और 100 रुपए से कैश चला गया तो 100 रुपए से करंट एसेट घट गया। तो नेट इफेक्ट करंट एसेट पे क्या आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि 100 आप प्लस करते हैं इन्वेंट्री के लिए और 100 आप माइनस करते हैं कैश के लिए करंट एसेट में, तो करंट एसेट आपका जितना था उतना ही बना रह गया। इसीलिए जब करंट एसेट को आप खरीदते हैं तो कोई एप्लीकेशन नहीं होता, ना कोई सोर्सेज ऑफ फंड होता है। उसके अलावा नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स, वो सारे आइटम जो नॉन ट्रेडिंग होने की वजह से फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब कैलकुलेट करते हैं तो वहां से हम निकाल देते हैं, लेकिन उसको यहां पर हम लिखेंगे नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स। अब जैसे नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी ने कोई टैक्स के लिए प्रोविजन किया है या कोई डिविडेंड दिया हुआ है तो इस तरह का जो पेमेंट होगा वो नॉन ट्रेडिंग पेमेंट कहलाएगा, और वो आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा, और उसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स है या प्रोविजन फॉर डिविडेंड है, सिर्फ प्रोविजन है यानी कैश गया नहीं है, जब तक कैश जाएगा नहीं आपकी करंट एसेट अफेक्ट नहीं होगी। तो सिर्फ प्रोविजन से मतलब नहीं है, पेमेंट होना चाहिए। अगर उस तरह का कोई पेमेंट हुआ है तब तो एप्लीकेशन होगा, मगर अगर कोई पेमेंट नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन नहीं होगा। और लास्ट में वही, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इधर लिखा जाएगा और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इधर लिखा जाएगा। देखिए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि आप सोर्सेज ऑफ फंड्स को सारा टोटल कर लीजिए, ये सारा टोटल आप कर लीजिए, ओके, और इधर से फिर आप एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का भी सारा टोटल कर लीजिए। तो जो डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली दो में से एक आएगा, या तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा। डिफरेंस जो होगा वो तो राइट साइड में आएगा, अगर राइट साइड में कमी आ रही है तो वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, और अगर लेफ्ट साइड में कमी आ रही है तो वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। और ये वही इंक्रीज और डिक्रीज है जो कि आपको शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से पता चल जाता है। तो इसका मतलब कि जब ये आप बनाएंगे और सब कुछ सही बनाएंगे तो ये चेक भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपने सब कुछ सही से बनाया है कि नहीं बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की और भी वीडियो मैंने बनाई है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।